तो दोस्तों क्या हाल चाल। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 द्रव्यस्थैतिक एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो आप लोगों ने बहुत फेमस चीज सुनी होगी, नाव क्यों नहीं डूबती है, जिसके पीछे आर्किमिडीज का सिद्धांत कार्य करता है। ये चीज हम आज पढ़ेंगे और द्रव्यस्थैतिक इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बाकी जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, चलिए ये चैप्टर तो समझ में आएगा, लेकिन जिनको भी पहले फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल वाला वीडियो देख रहे होंगे या टॉप 10 एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन देख रहे होंगे तो वो लोग पहले जाके उसकी थ्योरी देख लिया करिएगा, तो ही न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। इसीलिए सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखा करिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी जो लोग एकदम से नए आए हैं, लास्ट का वीडियो पा रहे हैं, वो पहले जाकर के प्लेलिस्ट से चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पहले देख लीजिए शुरू से, तो ही समझ में आएगी चीजें। चलिए बात करते हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 है जो हमारा पॉलिटेक्निक के हिसाब से चैप्टर नंबर 8 है। उसमें हम लोगों का पहला है दाब। दाब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेशर। इसको कैसे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। अब दाब की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी। किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल के माप को दाब कहते हैं। बल की माप को दाब कहते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो P बराबर होता है F बाई A। F का मतलब क्या है? लगने वाला लंबवत दाब। बट A का मतलब क्या है? क्षेत्रफल। F का मतलब क्या है? लंबवत बल। परिभाषा क्या होगी? किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल की माप क्या होती है? दाब होती है। अब F का मतलब क्या हो गया? लंबवत बल। F का मतलब क्या हुआ? लंबवत बल। और A का मतलब क्या हुआ? एकांक क्षेत्रफल। तो P बराबर मतलब दाब बराबर लंबवत बल बटे एकांक क्षेत्रफल या क्षेत्रफल। P बराबर F बाई A। F का मतलब फोर्स। जिसको लंबवत बल नहीं पढ़ना है तो केवल F से समझ लो बल है। बल बटे क्षेत्रफल क्या हो जाता है? आयतन। मतलब दाब। बल बटे क्षेत्रफल दाब। बस ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बात करते हैं पास्कल का नियम। पास्कल का नियम कहता है अगर गुरुत्व नगण्य माने तो साम्यावस्था में द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब समान रहेगा। अगर किसी बर्तन में गुरुत्व नगण्य है, गुरुत्व मतलब क्या? गुरुत्व अगर नगण्य है मतलब बहुत कम मात्रा में, बहुत सारी जगहों पे कोई चीजें होती है तो उसको नगण्य मान लिया जाता है। अगर बहुत छोटी चीज होती है तो उसको नगण्य मान लिया जाता है। तो अगर किसी बर्तन में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने पर दाब के सभी बिंदुओं व पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचित हो जाता है। दाब बढ़ाने से सभी जगह पे संचित हो जाता है। तो अगर सीधी सी एक लाइन की परिभाषा, अगर गुरुत्व मान ले, अगर कहीं पे भी गुरुत्व को नगण्य मान ले तो साम्यावस्था में प्रत्येक बिंदु पर दाब समान रहेगा। अगर किसी जगह पे गुरुत्व नगण्य मान ले तो साम्यावस्था में प्रत्येक बिंदु पर गुरुत्व नगण्य, तो प्रत्येक बिंदु पर दाब, द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब समान रहेगा। गुरुत्व नगण्य माने तो साम्यावस्था में द्रव के प्रत्येक बिंदु पर मान मतलब समान रहेगा। कहीं पे भी मान ले गुरुत्व अगर नगण्य नहीं है, कुछ नहीं, तो उस जगह जो उसके प्रत्येक बिंदु पर साम्यावस्था में उसके प्रत्येक बिंदु पर जहां भी नापेंगे तो दाब समान रहेगा। जहां पे अगर किसी बर्तन में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। जैसे समविभव पृष्ठ पढ़े होंगे आप लोग। अगर समविभव पृष्ठ नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिए, वैसा ही काम है यहाँ पे इसका भी। जहां पे भी नापेंगे उस जगह समान रहेगा। तो हमारा ये हो गया। अब बात करते हैं दाब मापी अथवा मैनोमीटर, अथवा मतलब इसी का नाम है। अब दाब मापी के लिए आप लोगों को डायग्राम से समझना पड़ेगा, वैसे नहीं समझेंगे। इसका डायग्राम है, ये यू के आकार का होता है। क्या होता है? ये यू के आकार का होता है। आर्ट तो मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मैं खुद मैथ से था, तो थोड़ा बहुत समझने लायक देखिएगा। अब इसमें भर लें थोड़ा लिक्विड का मतलब क्या है? जल, पानी, कुछ भी भर लें। मान लें दोनों जगह ये बराबर रहेगा। ये एक ऐसा यंत्र है जिससे हम दाब को मापते हैं। क्या करते हैं? ये एक ऐसा यंत्र है जिससे हम दाब को मापते हैं। ये एक ऐसा यंत्र है जिसको हम दाब से मापते हैं। अब इस यंत्र में दोनों सिरों पे ये खुला रहता है। अब वायुमंडलीय दाब समान इस प्रकार रहता है, तीनों वायुमंडलीय दाब इस प्रकार रहता है कि ये दोनों बराबर रहता है। कोई दिक्कत नहीं, किसी कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बराबर रहता है। अब अगर इस जगह कोई वस्तु का दाब नापना है तो अगर इस जगह में कोई वस्तु रख दे तो इसका दाब फिर बढ़ता है।
जहां तक जाता है उस हिसाब से नापा जाता है। ये सब चीजें अगर प्रैक्टिकल में जानेंगे तो ही समझ पाएंगे, बस इतना जानिएगा। कहीं आता है दाब मापी कैसा होता है, तो इसे यह यू के आकार का होता है। एक मिनट में टेस्ट उठा। चलिए, अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ और यहाँ समान रहता है। अब जब कभी कुछ वस्तु का नापा ना जाता है तो या इस सिरे पे कहीं रखा जाता है तो एक तरफ का मान उठता है या नीचे आता है, तो उससे दाब मापा जाता है। ये सब चीजें प्रैक्टिकल में कहीं पे बस इससे यही क्वेश्चन बनेगा कि दाब मापी अथवा मैनोमीटर का मैनोमीटर किस प्रकार का होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, यह यू प्रकार का होता है, यह यू के शेप का होता है। बस ये भी हमारा होगी। अब हमको बात करनी है उत्प्लावन बल, जिसका काम है आर्किमिडीज के सिद्धांत में। उत्प्लावन बल, प्रत्येक द्रव अपने अंदर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से कोई भी द्रव है, मान लीजिए कोई पानी है, उसमें अगर हम कोई चीज को डिबोते हैं, पानी है इसके अंदर, अब इसके अंदर हम कोई चीज अगर डिबोते हैं तो एक बल कार्य करता है, जो जैसे हम जितना इस जगह दबा रहे हैं उतना पानी भी देखने में अक्सर होता है। जब हम किसी चीज को दबाते हैं तो वो उतना ही उसको ऊपर उठाने के लिए एक बल कार्य करता है, इसको क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल। कोई भी अगर द्रव के अंदर या तो आंशिक मतलब थोड़ा सा डूबी हो या पूरा डूबी हो, किसी भी प्रकार से अगर डूबी हो तो उसको ऊपर उठाने में जो कार्य करता है, बल लगता है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। फिर से किसी भी द्रव्य में, किसी भी पदार्थ में, द्रव्य में, किसी भी प्रत्येक द्रव में, किसी भी द्रव में अगर कोई भी वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी जाती है, रखी जाती है, आंशिक रूप से या पूर्ण मतलब थोड़ा सा अगर दबाया जाए, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ के नीचे जल है, तो हम चाहे इतना रखें चाहे इतना रखें, तो नीचे से एक बल कार्य करता है जो उसको ऊपर उठाने के लिए कार्य करता है, उस बल को क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल। तो इस तरह से हमारे ये 3 टॉपिक हो गए। चलिए इसको इरेज करता हूं, तब तक आगे नोट करते हैं टॉपिक। अब बात करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, मेन टॉपिक है चैप्टर का। वैसे भी हम लोग जितनी भी टॉपिक कवर कर रहे हैं बहुत ही हल्के में कर रहे हैं, उतना डीपली नहीं जा रहे हैं, ये तो आप लोगों को पता चल रहा होगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक है, इतना थ्योरी पूछना नहीं है कि इसकी परिभाषा लिखो, उसकी परिभाषा लिखो, वहां तो सिर्फ क्वेश्चन आने हैं, जितना आना है उतना हम पढ़ा रहे हैं, विश्वास रखिए तो पेपर अच्छा होगा। बाकी अब आते हैं इस चैप्टर का मेन और आखिरी समझिए, एक थीम सेल है वो भी पढ़ा देंगे, बाकी इसको आखिरी समझ के रखिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, जब भी पहले उत्प्लावन बल की बात शुरू करें, जब कोई उत्प्लावन बल क्या था, जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी रहती है तो जो नीचे से, जो उसको नीचे से बल लगाता है ऊपर की ओर, वो क्या होता है, उत्प्लावन बल होता है। उसी तरह जब कोई वस्तु आंशिक अथवा पूर्ण रूप से द्रव में डूबी रहती है तो उसके भार में जो उसके भार में कमी का आभास होता है। जब कोई वस्तु आधी या पूरी डूबी रहती है पदार्थ में, द्रव्य में, तो उसके भार में जो आभास होता है कमी का, जैसे पानी जब अंदर जा रहा है तो उसके भार को आभास होगा ना कि भार में कमी हो रही है। जब पानी जा रहा है अंदर तो उसके भार में आभास का जो कमी होती है, वो जो कमी होती है, तो यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। जैसे जितना पानी वो हटाई, जितना द्रव्य वो हटाई, उस वस्तु के उतना द्रव हटाने के भार के बराबर वो आभास की कमी होती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डूब जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से भरी हुई है, किसी जगह पे रखी जा रही है, तो उसके आभास को, एक आभास की कमी, उसमें आभास होगा कि किसी आभास का आभास होगा कमी का, जो उसमें आभास होगा कमी का, वो आभास वही आभास होगा जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होगा। जैसे कि कहीं पे ये रखा हुआ है पात, इसमें कुछ ये रख दिए, कुछ आधा रख दिए, तो जो इसमें जब जा रहा है तो इसके भार में आभास होगा कि इसके भार में आभास होगा कि इसके भार में कुछ कमी हुई। जब वस्तु जा रही है इसके भार में आभास होगा कि कमी हुई, तो ये कमी क्या होगी, तो जब ये पानी के ऊपर था तो पानी इतना था, और जब नीचे हुआ तो पानी इतना हो गया, तो ये जो इतना द्रव्य वगैरह हटाई, तो ये जितना वस्तु द्वारा हटाया गया है, वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव्य, जो ये द्रव्य हटाया गया इतनी जगह से, जो इधर साइड फैल गया, जो द्रव्य हटाया वही भार जो है वो वस्तु में कमी होगी, वो वस्तु में कमी होगी। और
इसी का जो परिमाण, जो रिजल्ट निकलता है वही क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही होता है। अब बात करते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए। क्या नापने के लिए? किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। हाइड्रोमीटर द्वारा किसी घनत्व का, हाइड्रोमीटर होता है डिवाइस होता है, उसके द्वारा किसी का अपेक्षित, उसके द्वारा किसी द्रव का घनत्व ज्ञात नहीं। हाइड्रोमीटर जो एक डिवाइस होता है, मतलब एक यंत्र होता है समझिए नापने का, उसका भी घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा घनत्व नापने के काम में, किसी वस्तु का घनत्व नापने के काम में आता है, इसका उपयोग है। और लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता की जांच। लैक्टोमीटर आप लोग जानते होंगे, लैक्टोमीटर क्या होता है, जिससे दूध नापा जाता है कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है। तो इसका जो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो उसमें भी कार्य आ रहा है कि जो लैक्टोमीटर डिवाइस बनी है वो इसी सिद्धांत पे कार्य करती है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। जितना वस्तुदार है, ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई इसी सिद्धांत पे कार्य करती हैं। इसकी का उपयोग है कि उसमें दूध कितना शुद्ध है, कितना शुद्ध है। और नाव तथा पनडुब्बी की संरचना। पनडुब्बी नाव होती है जो पानी में क्यों नहीं डूबती है, उसकी संरचना इसी आधार पर बनाई जाती है कि वो ना डूबे। ये इस जगह आर्किमिडीज का सिद्धांत कार्य करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण ही हम लोग नाव चल पा रही है आज। अब बात करते हैं हीम सेल। हीम सेल बस छोटा टॉपिक है कि समुद्र में बर्फ के टुकड़े जो गिरते हैं उसके बारे में बताता हूं मैं। अब बात करते हैं हीम सेल की। ये छोटी सी बात है, इसको बस समझना है। अब हीम सेल समुद्र में बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े ग्लेशियर से टूट कर गिरते हैं। ग्लेशियर एक चीज है, उसमें से टूट करके गिरते हैं समुद्र में। तो जो बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं तो वो आधे से ज्यादा भाग, उसका बर्फ का जो आधे से ज्यादा हिस्सा रहता है वो तो पानी में डूब जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा ऊपर दिखता है। पहली चीज तो ये जो बर्फ ग्लेशियर से जो टुकड़े टूट करके गिरते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, हीम सेल बोलते हैं। समुद्र में ग्लेशियर के टुकड़े जो गिरते हैं उसे हीम सेल बोलते हैं। तो कहीं क्वेश्चन आएगा हीम सेल किसे कहते हैं, तो ग्लेशियर के टुकड़े को हीम सेल कहते हैं। ऑप्शन में आ सकता है कि ग्लेशियर के टुकड़े को क्या कहते हैं, हीम सेल कहते हैं, ऑप्शन में आ जाएगा। अब सीधी बात, समुद्र में बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं, टुकड़े ग्लेशियर के टूट के गिरते हैं, उन टुकड़ों को हीम सेल कहते हैं। इसका आधे से ज्यादा भाग पानी के अंदर होता है, थोड़ा भाग ऊपर होता है। आधे से ज्यादा भाग नीचे होता है पानी के, थोड़ा भाग ऊपर होता है। बस हीम सेल खत्म बात। बाकी मैंने आप लोगों को आज फॉर्मूले नहीं बताए हैं, क्योंकि फॉर्मूले आप लोग ज्यादा ध्यान से देख लीजिए, मैं देख रहा हूँ। बाकी मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल करते समय उसका फॉर्मूला बता दिया करूंगा। एक ही दो है, जैसे अपेक्षित घनत्व हो गया, ये सब वस्तु का अपेक्षित घनत्व वगैरह, द्रव का अपेक्षित घनत्व, इन सब का फॉर्मूला नहीं बताया है। ये सब है कुछ नहीं, पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व, ऐसे कर देना। वो तो मैंने आप लोग बताया है ये सब, लेकिन अब जो चीज नहीं बताई है मैंने कल जो वीडियो आएगा मेरा उसमें न्यूमेरिकल में आ जाएगा। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।